10 ऐसे नेता जिन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी बनाई और तब जाकर उन्हें अपनी असली पहचान मिली और वह राजनीति में बहुत ज़्यादा सफल हुए। नंबर 10 पर आते हैं मुलायम सिंह यादव जी। 1990 के दशक में जब जनता दल के आपस में ही कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई चल रही थी, तब मुलायम सिंह यादव जी ने समझ लिया कि दूसरों के झोपड़े में कब तक किराएदार बनकर रहेंगे। उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की नींव रख दी। पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने यूपी की पॉलिटिक्स में मुस्लिम और यादव का ऐसा एम बाय समीकरण फिट किया कि बाकी सारी पार्टियां हाथ मलती रह गईं। पुरानी पार्टी में तो बस एक चेहरा थे, लेकिन अपनी पार्टी बनाते ही वो यूपी के नेताजी बन गए। उनकी अपनी दुकान ऐसी चली कि 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर भी जा बैठे। अगर वो अपनी अलग ढाल नहीं सजाते तो जनता दल के बिखरने के साथ ही उनका करियर भी ठंडे बस्ते में चला जाता। उन्होंने दिखा दिया कि जब अपना सिक्का चलता है तो वहाँ की सबकी बोलती बंद हो जाती है। नंबर 9 पर आते हैं काशीराम जी। इंडियन पॉलिटिक्स में जब तक आपकी अपनी वोट बैंक की चाबी आपके हाथ में ना हो, तब तक कोई पूछने वाला नहीं होता। काशीराम जी ने यह बात बहुत पहले ताड़ ली थी। उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी बनाई और उनका हाथ थामा मायावती जी ने। इससे पहले दलित वोट बैंक को हर बड़ी पार्टी बस अपना वोट बैंक समझकर इस्तेमाल करती थी और काम निकलते ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकती थी। बीएसपी बनने के बाद सिलसिला बदला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा ऐसा लगा कि यूपी के बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट गए। मायावती जी ने अपनी पार्टी के दम पर 4 बार यूपी की कमान संभाली और ऐसी चक्रव्यूह रची कि बाकी पार्टी तो उनके सामने घुटने टेकने पड़े। उनकी अपनी पार्टी ना होती तो मायावती जी कभी यूपी की सबसे ताकतवर महिला नेता नहीं बन पाती। लेकिन ठहरिए, मायावती जी के इस मास्टर स्ट्रोक से भी बड़ा एक ऐसा पॉलिटिकल तमाचा आगे आने वाला है, जहां एक सिनेमा स्टार ने दिल्ली के हाई कमान को सबक सिखाने के लिए पार्टी बनाई और महज 9 महीने के अंदर पूरी सरकार उखाड़ फेंकी। उन्होंने यह रिकॉर्ड कैसे बनाया ये आगे देखेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं। नंबर 8 पर आते हैं नवीन पटनायक जी। 1997 में बीजू पटनायक जी के निधन के बाद जब बीजू जनता दल यानी बीजेडी का गठन हुआ, तब लोगों ने सोचा था कि दिल्ली से आया यह शांत लड़का पॉलिटिक्स में कितना टिकेगा। सबको लगा था कि 2 दिन में बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चले जाएंगे, लेकिन नवीन पटनायक जी ने तो वो कर दिखाया कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों का गणित भी फेल हो गया। उन्होंने ओडिशा में ऐसी पैठ बनाई कि 24 साल तक उनके आगे कोई दूसरा नेता टिक ही नहीं पाया। बिना किसी बड़े चिल्लम चिल्ली के, बिना किसी हंगामे के उन्होंने ओडिशा में एक छत्र राज किया। पार्टी उनकी थी, इसलिए फैसले भी उनके थे। अगर वो कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के भरोसे रहते तो कब के हाई कमान के चक्कर काटते काटते थक चुके होते। उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए और ओडिशा की पॉलिटिक्स के अनक्राउंड किंग बन गए। नंबर 7 पर आते हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी। 2009 में पिता वाईएसआर की मौत के बाद जगन मोहन रेड्डी जी ने कांग्रेस को सिर्फ इतना कहा था कि उन्होंने अपने पिता के चाहने वालों से मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन दिल्ली के हाई कमान ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया। फिर क्या था, जगन मोहन रेड्डी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जेल गए, परेशानियां झेली, लेकिन घुटने नहीं टेके। 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई और पूरे आंध्र प्रदेश में पदयात्रा निकाल दी। रिजल्ट क्या हुआ? 2019 के इलेक्शन में 175 में से 151 सीटें जीतकर उन्होंने पूरी कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से साफ कर दिया। उनकी अपनी पार्टी ना होती तो आज भी दिल्ली के चक्कर काट रहे होते। यह होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का असली खेल। नंबर 6 पर आते हैं के चंद्रशेखर राव जी यानी केसीआर जी। 2001 में केसीआर जी ने जब टीडीपी से इस्तीफा दिया, तब सभी ने कहा था कि केसीआर का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन केसीआर जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक ही मकसद के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस बनाई, अलग तेलंगाना राज्य। 13 साल तक उन्होंने ऐसा पॉलिटिकल हंगामा खड़ा किया कि दिल्ली की सरकार को घुटने टेकने पड़े और तेलंगाना का जन्म हुआ। बनने के बाद 10 साल तक तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने राज किया। उन्होंने दिखा दिया कि जब मकसद एक हो और नीयत साफ हो तो पानी में रहकर भी मगरमच्छ से डर लिया जा सकता है। टीआरएस ना होती तो केसीआर भी आज टीडीपी के बस एक और आम नेता होते।
नंबर 5 पर आते हैं एम.जी. रामचंद्रन जी यानी एमजीआर जी। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार एमजीआर जी जब डीएमके में थे तब उनका इस्तेमाल बस भीड़ जुटाने के लिए किया जाता था, लेकिन जब उन्होंने पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया तो उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एमजीआर जी ने इस बेइज्जती को दिल पर ले लिया और 1972 में एआईएडीएमके बनाई। फिर जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एमजीआर जी ने सिनेमा के पर्दे से निकलकर सीधे तमिलनाडु के लोगों के दिलों पर राज किया। पार्टी बनने के बाद वो जब मुख्यमंत्री बने तो मरते दम तक उन्हें उस कुर्सी से कोई नहीं हिला पाया। उन्होंने डीएमके के एक छत्र राज को ऐसी टक्कर दी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बट गई। पार्टी उनकी थी तभी तो उनका जादू पूरे राज्य में चला। नंबर 4 पर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी। 2012 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तब सभी बोल रहे थे ये लोग सिर्फ भाषण दे सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आम आदमी पार्टी यानी एएपी बनाए डाली। बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना किसी बाप दादा के नाम के उन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित जी की 15 साल पुरानी सरकार को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया। दिल्ली में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार सरकार बनाई और फिर पंजाब में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की। पार्टी बनने के सिर्फ 10 साल के अंदर और अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनवा दिया। अगर केजरीवाल जी किसी पुरानी पार्टी में शामिल होते तो शायद किसी कोने में बैठकर प्रवक्ता का काम कर रहे होते। अपनी पार्टी बनाई तभी तो आम आदमी से खास आदमी बने। केजरीवाल जी ने 10 साल में नेशनल पार्टी बनाकर कमाल किया, लेकिन आगे एक ऐसी शेरनी नेता आने वाली है जिन्होंने सड़क पर लाठियां खाई, खून बहाया और 34 साल पुरानी सबसे मजबूत किले को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। उनकी यह जुनून वाली कहानी आगे आएगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं नंबर 3 पर हैं शरद पवार जी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जी ने 1999 में सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से पंगा ले लिया था। सबको लगा कि पवार जी का पॉलिटिकल करियर अब खत्म है, लेकिन उन्होंने उसी साल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बनाई। इसके बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र में बिना शरद पवार जी के इशारे के एक पत्ता भी नहीं हिला। वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े किंग मेकर बन गए। उनके पास वो जादू था कि वो कभी भी किसी को भी सरकार में बैठा सकते थे और किसी को भी मिटा सकते थे। उनकी अपनी पार्टी ना होती तो कांग्रेस हाईकमान के नीचे ही दबकर रह जाते, लेकिन एनसीपी बनाकर उन्होंने दिखाया कि असली पावर क्या होती है। नंबर 2 पर आते हैं एनटी रामाराव जी यानी एनटीआर जी। 1982 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का राज था और उनके सीएम को दिल्ली से ऐसे बदला जाता था जैसे कपड़े बदल दिए जाते हैं। यह देखकर तेलुगु लोगों का गुस्सा टूट पड़ा। एनटीआर जी ने तेलुगु आत्मसम्मान का नारा दिया और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी बना डाली। फिर जो हुआ उसे देखकर पूरे देश के कान खड़े हो गए। टीडीपी बनने के महज 9 महीने के अंदर एनटीआर जी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 9 महीने में सरकार बनाना एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। एनटीआर जी ने साबित किया कि अगर आपके पास पब्लिक का सपोर्ट है और अपनी पार्टी है तो आप रातों रात इतिहास रच सकते हैं। नंबर 1 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। 1998 में जब ममता बनर्जी जी ने देखा कि कांग्रेस बंगाल में वाम मोर्चे के खिलाफ ढंग से लड़ाई नहीं लड़ रही है तो उन्होंने दीदी वाला रूट दिखाया और कांग्रेस को बाय बाय बोलकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई। 34 साल से बंगाल पर राज कर रहे कम्युनिस्टों का किला तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन ममता जी ने सड़क पर उतरकर लाठियां खाकर और खून बहाकर ऐसी लड़ाई लड़ी कि 2011 में वाम मोर्चे का हमेशा के लिए पत्ता साफ कर दिया। उन्होंने 15 साल तक बंगाल पर एक छत्र राज किया। उनकी अगर अपनी पार्टी ना होती तो दीदी आज भी कांग्रेस के एक आम नेता होती, लेकिन अपनी पार्टी बनाकर वो बंगाल की सबसे बड़ी टाइगरेस बन गई।